कर रहे हैं एसे नंबर 710 की, जो बात करता है अबाउट कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चलो आ रही अपनाओ, कॉन्सेंट्रेट, फुल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मुझे अभी आपको। वर्चुअल वालों, आपका तो ध्यान नहीं है, लाइव वाले जो है ना बहुत लाड़ में आ रहे हैं, अभी फटके पड़ेंगे इनको, अभी फटके। एसे नंबर 710 जो बात करता है अबाउट कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, और इस कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के अंदर आप समझिए हमें दो बातें देखने को मिलती है यहां पे। एक होता है अपना करस्पॉन्डिंग फिगर्स, और दूसरा होता है अपना कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में करस्पॉन्डिंग फिगर्स, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के अंदर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के अंदर दो बातें हम लोग बात करते हैं, एक है करस्पॉन्डिंग फिगर्स और दूसरा है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब एक 5 मिनट आप सबको एकदम ध्यान से मन लगा के आपको फोकस करना है, समझना है एकदम अच्छे से। बेटा ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, करेक्ट है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, करंट ईयर फिगर्स भी दिखाते हैं हम लोग, और हम लोग सर प्रीवियस ईयर फिगर्स भी दिखाते हैं हम लोग क्या करते हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सर, करंट ईयर फिगर्स भी दिखाते हैं एंड प्रीवियस ईयर फिगर्स भी हम लोग दिखाते हैं। ऐसे हम लोग ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, which has the data of what the current year as well as the previous year। तो आप समझिए ये जो इंफॉर्मेशन हम लोग यहां पे देख रहे हैं, तो ये है अपना किस बारे में, करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब हम लोग प्रीवियस ईयर के फिगर्स दिखाते हैं, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, जब हम लोग ये फिगर्स दिखाते हैं, ठीक है ना, आप समझो बात को, करंट ईयर की फिगर्स, प्रीवियस ईयर के फिगर्स, जब बॉस अपन ये करस्पॉन्डिंग फिगर्स मतलब इन दोनों को अपन क्या करें, ये दोनों इधर इंफॉर्मेशन आती है, करस्पॉन्डिंग फिगर्स में भी, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी, दोनों में आती है ये। बट जब हम लोग यहां पे प्रीवियस ईयर्स फिगर्स, previous year's figures are just for the purpose of comparison. Previous year figures are just for the purpose of comparison, or that is what read only। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं करस्पॉन्डिंग फिगर्स। आई बात समझ में, इसको अपन क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग फिगर्स बोलते हैं अपन। एंड यहां पे ओपिनियन इज expressed, here the opinion is expressed by auditor only on current period।
The opinion by the auditor is expressed only on what? The current period. That's it. मतलब अपन प्रीवियस ईयर के रिपोर्ट्स के ऊपर, प्रीवियस ईयर के फिगर्स के ऊपर अपन अपना ओपिनियन नहीं देते हैं बॉस। अपन अपना ओपिनियन सिर्फ और सिर्फ जो रखते हैं वो किसके लिए है? वो अपना ओपिनियन सिर्फ और सिर्फ बॉस है फॉर द करंट पीरियड। आराम से समझते जाओ। तो करस्पॉन्डिंग फिगर्स की जब बात करते हैं तो ये जो फिगर्स है करस्पॉन्डिंग फिगर्स, ये प्रीवियस ईयर के फिगर्स जो है ना, इसको अपन बोलते हैं एज व्हाट? द करस्पॉन्डिंग फिगर्स। बराबर कि नहीं? जो आपको दिया जाता है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? रीड ओनली फिगर्स के लिए, कंपैरिजन के लिए कि करंट ईयर में क्या है, प्रीवियस ईयर में क्या है, उसको अपन बोलते हैं एज व्हाट? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट एज व्हाट? द करस्पॉन्डिंग फिगर्स। क्या बोलते हैं उसको अपन? क्या बोलते हैं उसको अपन? बोलो। उसको अपन बोलते हैं एज व्हाट? द करस्पॉन्डिंग फिगर्स। और इसमें अपन जो है ना ओपिनियन सिर्फ करंट ईयर के पीरियड है उसके ऊपर ही अपन देते हैं। बट जब बॉस मैं यहां पे बात करता हूं ऑन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अब आप बात समझिए, यहां पे अपन क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर्स फिगर्स फॉर्म्स द इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दे फॉर्म व्हाट? द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब जितनी इज्जत अपन करंट ईयर के फिगर्स को दे रहे हैं उतनी ही वैल्यू हम लोग प्रीवियस ईयर फिगर्स को ही दे रहे हैं। मतलब यहां पे करस्पॉन्डिंग फिगर्स में क्या हो रहा था? हमारा पूरा ध्यान जो है, हमारा पूरा जो फोकस है हम लोग किस पे लगा रहे थे? करंट ईयर के फिगर्स के ऊपर। बट कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रीवियस ईयर फिगर्स आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ व्हाट? दे आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ व्हाट? द इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रीवियस ईयर फिगर्स forms the integral part of your financial statements. They are also important. जितना इंपॉर्टेंट करंट पीरियड के फिगर्स है उतना ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के फिगर्स भी है। एंड इसीलिए अपन क्या कहते हैं यहां पे? ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड ऑन करंट ईयर्स as well as previous years financials। आप ओपिनियन जो है ना बॉस, आप ओपिनियन दोनों पे देते हो। तो करस्पॉन्डिंग फिगर्स में और कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जब अपन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं ना अपने, आप देख रहे हैं क्या? जब अपन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, बराबर किधर है इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ये बोर्ड्स रिपोर्ट है।
सो अगर आप देखोगे ये, तो स्टैंड अलोन बैलेंस शीट एज एट मार्च 2020, तो आपको क्या दिख रहा है यहां पे, करंट ईयर के फिगर्स भी आपको दिख रहे हैं और आपको प्रीवियस ईयर 19, आपको प्रीवियस ईयर 18 के भी आपको दिख रहे हैं। एंड यहां पे आपको दिखेगा दे आर रीस्टेटेड, दे आर रीमैच्ड एज पर व्हाट द करंट ईयर। तो आपको ये जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन जो आपको दिखती है बैलेंस शीट में, आपको दिखेगा ये प्रॉफिट एंड लॉस में, आपको दिख रहा है करंट ईयर के फिगर्स, आपको दिख रहा है प्रीवियस ईयर के फिगर्स। तो ये जो है ये करस्पॉन्डिंग फिगर्स है। जब अपना ओपिनियन सिर्फ इसके ऊपर होगा तो इसको अपन बोलेंगे एज व्हाट, करस्पॉन्डिंग फिगर्स। ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए दिया जाएगा, ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए दिया जाएगा। बट जब अपना ओपिनियन इस पे भी होगा और इस पे भी होगा तो अपन बोलेंगे ये कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट से दोनों की बहुत इज्जत है। थीम आपको समझ में आया क्या? थीम आपको समझ में आया क्या आपको? तो अपना क्या एम है, क्या पर्पस है, पहले जो इंफॉर्मेशन अपन पढ़ रहे हैं SS 710 में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। करेक्ट है एकदम? यस। तो अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक बेसिक आइडिया आपको अगर बॉडी के अंदर है कि करस्पॉन्डिंग फिगर्स मतलब किसको बोलेंगे, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसको बोलेंगे, तब जाके अब अपन ये स्टैंडर्ड को आगे पढ़ सकते हैं कि अपनी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिगार्ड्स टू दिस। ठीक है। सो द नेचर ऑफ कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, करस्पॉन्डिंग फिगर्स नहीं लिखा है, ना कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखा है। क्या लिखा हुआ है? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। तो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन ये हेडिंग है अपना, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है ना बॉस? यस सर। तो अब क्या कहते हैं, द नेचर ऑफ द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंटेड, कि कैसा आपको करस्पॉन्डिंग फिगर्स देना है, आपको कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देना है। इट डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, इट डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। There are two broad approaches to this in the auditor's reporting responsibilities of such comparative information. ये दो ब्रॉड अप्रोचेस कौन से है? करस्पॉन्डिंग फिगर्स है एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। तो अपन क्या बोल रहे हैं यहां पे, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के दो बच्चे हैं। वो दो बच्चे कौन से हैं? करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो अपन क्या कहते हैं, the approach may be often decided by the law or regulation but also be specified in the terms of engagement. The essential audit reporting differences between the approaches are, when we talk about corresponding figures, the auditor's opinion on the financial statements is only on the current period. But when we talk about comparative financial statements, the auditor's opinion refers to the each period for which the financial statements are presented. तो अपन दोनों के ऊपर अपन क्या करेंगे? ओपिनियन देंगे। आई बात समझ में आपको? यस। अब बात करते हैं कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन की। अभी भी कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन की ही बात हो रही है। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन ये मेन हेडिंग है अपना, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है ना? यस। The amounts and disclosures included, the amounts and the disclosures which is included in the financial statements in respect of one or more prior periods in accordance with the applicable financial reporting framework, those amounts and those disclosures are nothing but called as what? The comparative information. तो आपको दिख रहा है यहां पे ये जो है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो इंफॉर्मेशन है इसके साथ जो दिया गया है, इसको अपन क्या बोलेंगे? एज व्हाट? द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। इसको बॉस क्या बोलना है अपने को? इसको अपन बोलेंगे कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। आर वी गुड? एब्सोल्युटली यस सर, कोई टेंशन नहीं है। अब अपने को क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है। अब अपने को यहां पे तीन काम करना है, मतलब एक यहां पे सबसे पहले, अब आप समझिए तीन काम मतलब क्या, इससे रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर्स, बराबर, इससे रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर्स, परफेक्ट है।
इससे रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर्स और इससे रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर्स। हाँ, मतलब आप बातों को समझिए एकदम अच्छे से, बहुत ही सिंपल कर रहा हूं मैं आपके लिए। चार्ट भी बहुत सिंपल बनेगा, मजा आएगा फिर। तो बेटा बात समझ यहां पे कि अब अपने को क्या करना है यहां पे। सर एकदम सिंपल सी बात है, जो कॉमन जो है ना कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, बराबर, जो कॉमन है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, जो करस्पॉन्डिंग फिगर्स में भी जाएगा, जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी जाएगा, उससे रिलेटेड अपने को क्या करना है, ऑडिट प्रोसीजर्स क्या क्या परफॉर्म करनी है वो अपने को देखना है। तो ऑडिट प्रोसीजर्स, आप समझिए बात को, ऑडिट प्रोसीजर्स यहां पे मतलब चाहे करस्पॉन्डिंग फिगर्स की बात करो या चाहे आप कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करो, आपको कॉमन ऑडिट प्रोसीजर सर क्या परफॉर्म करनी है उसके बारे में जब बात करते हैं तो वो आएगा ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। ये किस में आएगा, ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, क्योंकि कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में दो बातें आती है, अब सबको पता है अभी, एक है करस्पॉन्डिंग फिगर्स आता है और एक है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आता है ना। तो ये जो ऑडिट प्रोसीजर्स अपन कर रहे हैं कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के लिए, ये दोनों के लिए कर रहे हैं साहब, ये दोनों के लिए कर रहे हैं। कोई सिंपल, कोई मतलब दिक्कत की बात नहीं, एकदम सिंपल सी बात है। फिर अपने को बॉस यहां पे स्पेसिफिकली ऑडिट प्रोसीजर्स अपने को करस्पॉन्डिंग फिगर्स के लिए क्या करना है और स्पेसिफिकली ऑडिट प्रोसीजर्स अपने को कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए क्या करना है वो अपने को देखना है। और जब ये अपना डेटा फिल हो जाएगा और अपने इस बॉडी में समझ जाएगा, अपने को एकदम क्लियर हो जाएगा, अपना एसे नंबर 710 फिनिश हो जाएगा। थीम स्ट्रक्चर, उसका जो फॉर्मेट मैटर, वो एकदम क्लियर कट, आप समझिए बात को, एकदम सिंपल रखते हैं इसको, चिल करो एकदम। सो क्या हुआ यहां पे, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में करस्पॉन्डिंग फिगर्स, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। करस्पॉन्डिंग फिगर्स में अपन सिर्फ प्रीवियस ईयर के फिगर्स रीड ओनली फॉर्म में देते हैं भाई, इज्जत करंट ईयर फिगर्स को होती है, और ओपिनियन भी अपन करंट पीरियड के फिगर्स को देंगे, तब जाके उसको अपन कहेंगे करस्पॉन्डिंग फिगर्स। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोग क्या करेंगे, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करंट ईयर के और प्रीवियस ईयर के दोनों को इज्जत दिया जाएगा सेम। प्रीवियस ईयर फिगर्स आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और यहां पे हम लोग ओपिनियन जो है वो दोनों पे ओपिनियन देते हैं, करंट पीरियड पे भी देते हैं और प्रीवियस पीरियड पे भी देते हैं। आई बात समझ में आपको, बिल्कुल सर। तो अब अपन ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे ऑन व्हाट, द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। अब अपने को परफॉर्म करना है अपना ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन व्हाट, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। सिंपल एकदम पॉइंट, रिलैक्स होके समझना। क्या कहते हैं यहां पे, द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड, ऑडिटर को क्या डिटरमाइन करना है, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन required by the applicable financial reporting framework and whether such information has been appropriately classified। मतलब आपको क्या देखना है कि आपको जिस लॉ के अंदर, मतलब अभी जैसे अपन बात करते हैं ना अपना शेड्यूल 3, तो शेड्यूल 3 आपको बोलता है, शेड्यूल 3 आपको बोलता है कि आपने क्या करना है, कि वो कंपैरेटिव फिगर्स आपने इंक्लूड करनी है, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन आपने उसको इंक्लूड करना है। तो आपको चेक करना है कि क्या वो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, अगर वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपको बोलता है कि वो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन आपको देना है, तो आपने एज एन ऑडिटर आके चेक करने का है साहब कि वो आपने इंक्लूड करा है कि नहीं करा है, एंड वो इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली क्लासिफाई करा कि नहीं करा आपने, आपने ये भी बताना है। आई बात समझ में, तो वो इंक्लूड हुआ है कि नहीं हुआ है और अप्रोप्रिएटली क्लासिफाई हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको चेक करना है, बराबर कि नहीं। तो इसमें आपको क्या देखना है, द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन अग्रीज विद द अमाउंट्स एंड द डिस्क्लोजर्स प्रेजेंटेड इन द प्रायर पीरियड। मतलब क्या है सर इसका, अब आप देखिए मुझे एक बात बताइए, ये जो यहां पे एज एट 31st ऑफ मार्च 2019 418 करोड़ आपको यहां पे दिखा रहे हैं क्या,
राइट ऑफ यूज एसेट्स, राइट ऑफ यूज एसेट्स आपके 418 करोड़ के हैं और करंट ईयर में वो 342.22 है। ठीक है, करंट ईयर के तो आप समझिए, करंट ईयर के तो अपन ऑडिट कर लेंगे। अब ये जो फिगर्स है अपन ने प्रीवियस ईयर के फिगर्स से अपन लेके आए, मतलब प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग जो होगा वो अपन यहां पे लिख रहे हैं। बोलो यस और नो। बिल्कुल सर, एकदम बढ़िया बोल रहे हो आप। तो भाई ये फिगर प्रीवियस ईयर के फिगर के साथ टैली करती कि नहीं करती? ये फिगर प्रीवियस ईयर, ये फिगर प्रीवियस ईयर, ये फिगर प्रीवियस ईयर के साथ टैली करती कि नहीं करती? ये देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा? अरे अपन कंपैरेटिव के लिए ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बट वो इंफॉर्मेशन प्रीवियस पीरियड के साथ मैच करती कि नहीं करती, ये सब देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा? सर सिंपल सी बात है यार, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अपने को यहां पे देखना है पॉइंट कि वेदर द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन अग्रीज विद द प्रीवियस पीरियड, whether it agrees with the prior period। आप करंट ईयर में जो इंफॉर्मेशन प्रीवियस पीरियड की डाल रहे हो, भाई आपको चेक करना है कि सही में वो प्रीवियस पीरियड के साथ अग्री करती कि नहीं करती है। इजी है सर। उसके बाद जो आप अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज कर रहे हो, बराबर के नहीं, दे शुड बी व्हाट कंसिस्टेंट एज दोज अप्लाइड विद द करंट पीरियड। जो प्रीवियस पीरियड में जो अकाउंटिंग पॉलिसी है, जो करंट पीरियड में जो अकाउंटिंग पॉलिसी है, भाई वो दोनों भी तो मैच करनी चाहिए ना। एंड अगर इनमें कहीं चेंजेस है इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, वेदर दोस चेंजेस हैव बीन प्रॉपर्ली अकाउंटेड फॉर एंड एडिक्वेटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज्ड। अगर चेंजेस है तो उसको प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर और डिस्क्लोज करा क्या नहीं करा। और यहां पे जब अपन देखेंगे तो यहां पे कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन पहला टैब अपना खत्म हो जाता है। सो क्या क्या पॉइंट्स आते हैं अपने यहां पे? फर्स्ट, comparative information is what included as per applicable। बहुत सिंपल है यार, as per applicable financial, as per applicable financial reporting framework। second, whether it is appropriately disclosed, whether it agrees with prior period and consistent use of accounting policies, consistent use of accounting policies, change if any should be properly disclosed। यह आपको इतना आंसर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के लिए लिख के आना है बॉस, आपका काम खत्म। एकदम सिंपल है, सही है ना एकदम? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है सर, कितना आसान है। सो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के लिए ये किसके लिए लिखा अपन ने बॉस? ये कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के लिए लिखा अपन ने। ठीक है, तो ये ऑडिट प्रोसीजर्स आपको परफॉर्म करने हैं फॉर कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे ऑडिट रिपोर्टिंग रिगार्डिंग करस्पॉन्डिंग फिगर्स। अब जो काम करना है अपने को किसके लिए करना है? अपने को करस्पॉन्डिंग फिगर्स के लिए करना है। So what is the definition of corresponding figures? Comparative information where amounts and other disclosures for prior period are included as an integral part of the current period financial statements and are intended to be read only in the relation to amounts and other disclosures relating to current period. The level of detail presented in the corresponding amounts and disclosures is dictated primarily by its relevance to the current period figures। करस्पॉन्डिंग फिगर्स में क्या है? आप प्रीवियस पीरियड के फिगर्स को आप इज्जत देते हो, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको हिस्से में आप डालते हो, बट वो सिर्फ किसके लिए देते हो आप? उनका इंटेंशन क्या है? दैट दे आर टू बी यूज्ड ओनली एज व्हाट? रीड ओनली फिगर्स।
इनका रेलेवेंस, इनका फॉर्मेट, इनका डिस्क्लोजर इज डिक्टेटेड बाय द रेलेवेंस ऑफ करंट पीरियड फिगर्स। करंट पीरियड के हिसाब से वो कहां इंपॉर्टेंट है वैसे आप डालते हो उसको। आई बात समझ में? सो अब जब ऑडिटर की बात करते हैं, व्हेन करस्पॉन्डिंग फिगर्स आर प्रेजेंटेड, ऑडिटर्स ओपिनियन शैल नॉट रेफर टू करस्पॉन्डिंग फिगर्स। आई बात समझ में आपको? ऑडिटर्स ओपिनियन शैल नॉट रेफर टू करस्पॉन्डिंग फिगर्स। यहां पे आप सबको पता है ओपिनियन विल रेफर ओनली टू व्हाट द करंट पीरियड फिगर्स, बराबर। सो अब यहां पे अपन क्या कहते हैं, ओपिनियन विल बी ओनली ऑन करंट पीरियड फिगर्स। यहां तक आपको कोई दिक्कत है क्या? चलो इतना बता दो, कुछ भी क्वेरी है क्या? खत्म होने आया स्टैंडर्ड, बस देखो ये एक पेज बचा है और ये एक पेज बचा है, देन वी आर डन। 1.5 पेज, देन द चैप्टर इज ओवर। यहां तक कुछ क्वेरी है क्या? कुछ भी नहीं है, चलो। सो अब यहां पे अब इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी लिखते हैं, समझते हैं। द ऑडिटर्स ओपिनियन विल बी ओनली ऑन करंट पीरियड फिगर्स एक्सेप्ट, यहां पे अब एक कहानी में ट्विस्ट है, एक्सेप्ट। अब आपको एकदम लॉजिकली, एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूं। अपना ओपिनियन जो होगा वो अपना ओपिनियन करस्पॉन्डिंग फिगर्स में सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के फिगर्स पे होगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कि सर हम लोग उसको प्रीवियस ईयर के फिगर्स पे भी देंगे, एक्सेप्ट। अभी क्या लिखा हुआ है ध्यान से पढ़ना, सुनना, समझना। If the auditors report on the prior period as previously issued included qualified disclaimer or adverse opinion, and the matter which gave rise to such qualification is still what unresolved, then the auditor shall modify the auditor's opinion on the current period financial statements. एंड इन द बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ द ऑडिटर शैल ईदर। अब आप समझे क्या बात को? क्या हुआ? एकदम सिंपल है भाई। अब क्या हुआ यहां पे, ओपिनियन विल बी ऑन द करंट पीरियड ओनली एक्सेप्ट। अब क्या कहते हैं, अब देखो प्रीवियस ईयर में व्हाट हैपेंड इन द प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में ऑडिटर ने ओपिनियन दिया था। प्रीवियस ईयर ऑडिटर्स ओपिनियन वॉज क्या था? Either it was a qualified or it was a disclaimer or it was an adverse। ठीक है, प्रीवियस ईयर ऑडिटर ने क्या दिया था? ये क्वालिफाइड डिस्क्लेमर या एडवर्स ओपिनियन दिया था। अब द मैटर विच गेव राइज, मैटर which gave rise to modified opinion is still unresolved। अब ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, आप क्या बोलोगे, मुझे ये बता दो। आप क्या करोगे, आप क्या बोलोगे, ये बताओ। प्रीवियस पीरियड में जो मैटर जिसके वजह से क्वालिफाइड डिस्क्लेमर या एडवर्स ओपिनियन दिया गया था, वो मैटर अभी भी सॉल्व नहीं है, तो उसके इंप्लीकेशंस, उसका इंपैक्ट बॉस करंट पीरियड में आएगा कि नहीं आएगा? उसके इंप्लीकेशंस, उसका इंपैक्ट करंट पीरियड में आएगा नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा सर। उसका इंप्लीकेशन करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी आएगा। तो बॉस अब आप समझने की कोशिश कीजिए। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, सिंस करंट पीरियड पे भी उसका इंपैक्ट आएगा, तो ऑडिटर क्या करेगा, ही विल रेफर बोथ, ही विल रेफर टू द बोथ, क्योंकि अब उसको रेफरेंस दोनों पीरियड का देना पड़ेगा। अब वो इस पीरियड में भी मॉडिफाई करेगा, बट उसको रेफरेंस बोथ पीरियड का देना पड़ेगा। आई बात समझ में?
He will refer to the both current period and corresponding figures in the description of the matter, giving rise to modification when the effects or possible effects. अब आपको पता है effects क्यों बोलते हैं और possible effects क्यों बोलते हैं. On the matter on the current period figures are material when the effects on the current period are what? Material. अगर उस प्रीवियस पीरियड के अगर क्या बोलते हैं, अगर वो मैटर अनरिजॉल्व है तो उसका इंपैक्ट अपने करंट पीरियड पे अगर आ रहा है, उसका इफेक्ट अगर अपने करंट पीरियड पे, उसके इफेक्ट या उसके पॉसिबल इफेक्ट्स अगर अपने करंट पीरियड पे वो मटेरियल है, तो साहब अपन भी क्या करेंगे, अपना बेसिस फॉर मॉडिफिकेशन पैराग्राफ में, बेसिस फॉर जो ओपिनियन पैराग्राफ है ना, उसके अंदर अपन वो डिटेल्स देंगे. सो यहां पे क्या करेंगे, तो यहां पे ऑडिटर विल क्या करे, अनरिजॉल्व, ऑडिटर विल इशू मॉडिफाइड ओपिनियन ऑन करंट ईयर्स फिगर्स. आई बात समझ में. एंड बेसिस में क्या लिखेंगे, बेसिस फॉर ओपिनियन में बेसिस में क्या लिखेंगे, बेसिस में ही विल रेफर टू बोथ द पीरियड्स, रेफर टू बोथ पीरियड्स, जब उनका जो ये है ना इंपैक्ट इफेक्ट इज व्हाट मटेरियल, बराबर. एंड इन अदर केसेस एक्सप्लेन दैट द ऑडिट ओपिनियन, क्या कहते हैं सेकेंड पॉइंट में, एंड इन अदर केसेस explain that the audit opinion has been modified because the effects or possible effects of the unresolved matter on the comparability of the current period figures and corresponding figures. In other cases, explain that the audit opinion has been modified because of the effects or possible effects of the unresolved matter on the comparability of the current period's figures. तो आप वो बताएंगे उसको, अगर मटेरियल है तो आप वो दोनों में लिखेंगे, बट इन अदर वेज ऑल्सो आप बोलेंगे कि ओपिनियन इज मॉडिफाइड बिकॉज ऑफ द करंट, बिकॉज ऑफ व्हाट, द अनरिजॉल्व मैटर, बिकॉज ऑफ द अनरिजॉल्व मैटर. आई बात समझ में आपको? यस. तो ये बात आपको क्लियर हो गई एकदम. सो यहां पे क्या बोलता है, अगर ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर प्रायर पीरियड में which as previously issued included a modified opinion and the matter which gave rise to is unresolved, the auditor shall modify the auditor's opinion on the current period financial statements. In the basis for modification paragraph in the auditor's report, the auditor shall either refer to both or explain that the audit opinion is modified. आई बात समझ में आपको? यस. सेकेंड पॉइंट क्या लिखता है, इफ द ऑडिटर ऑब्टेन्स, अब सेकेंड फर्स्ट पॉइंट में क्या था, प्रीवियस ईयर में ऑडिटर ने, प्रीवियस ईयर ऑडिटर्स ओपिनियन वाज क्वालिफाइड. आई बात समझ में आपको? यस. प्रीवियस पीरियड में ऐसा सीन था, तो इसके लिए ऐसी बात अपन ने बोल दी. परफेक्ट है एकदम? यस सर. तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया है. अब यहां पे सेकेंड पॉइंट में क्या लिखता है, देखो सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है. सेकेंड पॉइंट में ऑडिटर ऑब्टेन्स एविडेंस, auditor obtains evidence that material misstatement exists. कहां पे फोकस करना, that he obtains audit evidence that material misstatement exists in the prior period financial statements on which unmodified opinion has been previously issued. अब देखो क्या हुआ, पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, और अगर वो मैटर अनरिजॉल्व है, तो उस केस में अपन करंट ईयर के पीरियड में भी मॉडिफाइड रिपोर्ट देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. बट अब क्या हुआ, अब आप बात समझिए एकदम. ऐसा लिखता हूं मैं, अदर वे राउंड लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए जो मैं कहना चाहता हूं और जो मैं बोलना चाहता हूं. अब देखो प्रीवियस पीरियड ओपिनियन कौन सा दिया था, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया था,
बराबर, प्रीवियस पीरियड में अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया, बट क्या हुआ, ऑडिटर ऑब्टेन्ड एविडेंस, बात को समझिए, ऑडिटर ऑब्टेन्ड एविडेंस that material misstatement exist in prior period। तो अब क्या करेंगे बॉस बताओ। अब पिछले पीरियड में आपने क्या दिया था, पिछले पीरियड में आपने क्या किया था, आपने अनमॉडिफाइड, आपने मतलब किसी और ऑडिटर ने या किसी ने भी, आपने पिछले पीरियड में आप देख रहे हो कि भाई अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, बट अब जब मैं ऑडिट कर रहा हूं तो मुझे ऐसा एविडेंस मिला है कि भाई पिछले पीरियड में इसकी गलती है यार। करंट ईयर के ऑडिट करते समय प्रीवियस पीरियड में अगर मुझे कुछ गलती मिल जाती है और मैं देखता हूं कि वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, बराबर के नहीं। सो इफ आई सी दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट, तो ऑडिटर ने क्या करना चाहिए, ऑडिटर शैल वेरीफाई, चेक करना चाहिए कि वेदर इट हैज बीन डेल्ट विद एज रिक्वायर्ड अंडर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कि उसको रिजॉल्व कर दिया ना भाई, ठीक है पिछले साल मिसस्टेटमेंट थी, अनमॉडिफाइड दिया, मेरे को अभी गलती मिली है, अब क्या वो आपने गलती सुधारी क्या, बराबर। इफ नॉट, अगर आपने वो गलती नहीं सुधारी, तो ऑडिटर शैल एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड और एन एडवर्स ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट फॉर द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी व्हाट, मॉडिफाइड। आपको पल्ले पड़ा क्या। तो अब यहां पे ऑडिटर क्या करेगा, अब अगर उसको गलती मिली है कि बॉस यहां पे उसने क्या करा है, प्रीवियस पीरियड में उसको गलती मिली है, वो गलती मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, और वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रीवियस पीरियड की है, और प्रीवियस पीरियड में बॉस इन्होंने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया था, जबकि उन्होंने मॉडिफाइड ओपिनियन देना चाहिए था। बट अब अपन देख रहे हैं कि प्रीवियस पीरियड में अनमॉडिफाइड है, बट मेरे को एविडेंस मिला है कि पिछले साल गलती है, तो मैंने क्या चेक करना चाहिए, वेरीफाई वेदर इट हैज बीन डेल्ट विथ, चेक करो कि उसको सॉल्व कर दिया गया है क्या नहीं। बट अगर इट इज अनरिजॉल्व, अब अगर ये क्या है, इफ इट इज व्हाट अनरिजॉल्व, इफ इट इज व्हाट अनरिजॉल्व, ऑडिटर क्या करेगा, ईदर गिव द क्वालिफाइड और एन एडवर्स ओपिनियन इन करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इस साल वो क्वालिफाइड या एडवर्स एज द केस में भी करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे दे देगा, क्योंकि बॉस अब मेरे पास सबूत है कि पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, और ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट अनरिजॉल्व्ड है, और साला तुमने क्लीन रिपोर्ट दे दिया है। अब इसका इफेक्ट मेरे करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आने वाला है, तो मैं इस साल कैसे क्लीन रिपोर्ट दूंगा, इस साल भी मेरे को मॉडिफाई करना पड़ेगा ना, इस साल भी मॉडिफाइड देना पड़ेगा। अब मॉडिफाइड दूंगा तो एक तो क्वालिफाइड दूंगा या तो एडवर्स दूंगा। डिस्क्लेमर क्यों नहीं दूंगा, क्योंकि सर एविडेंस है मेरे पास। डिस्क्लेमर कब देते हैं बेटा, डिस्क्लेमर कब देते हैं, जब आपके पास एविडेंस नहीं है तब आप डिस्क्लेमर देते हो ना। अभी तो आपके पास एविडेंस है ना, तो आप मटेरियल परवेसिव के हिसाब से देख के आप एक तो क्वालिफाइड दोगे या आप एडवर्स दोगे। तो प्रीवियस ईयर में आपने क्लीन रिपोर्ट दिया था, बट ऑडिटर को सबूत मिला है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है और वो अनरिजॉल्व्ड है, जिसके इफेक्ट आपके करंट ईयर पे भी आएंगे, तो करंट ईयर पीरियड का भी मॉडिफाई कर देगा ना। आई बात समझ में आपको। अगर अपन चेक करते हैं कि ये रिजॉल्व है, तो फिर आप आपका करंट पीरियड पे आप ईमानदारी से अपना जो ओपिनियन है वो आप दे दो। समझे क्या बात को। यस सर, समझ में आ गया।
कुछ बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? सही बात है एकदम। एंड अब लास्ट पॉइंट इसके अंदर, अगर आपके प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ऑडिटेड एट ऑल, यहां पे दो बातों में क्या हो गई, ऑडिटेड है बट आपका मॉडिफाइड ओपिनियन है, ऑडिटेड है बट क्लीन रिपोर्ट है, बट आपका क्या हुआ, ऑडिटेड है बट क्लीन रिपोर्ट है, बट क्या हुआ बॉस, आपने ओपिनियन कैसा दिया, क्लीन ओपिनियन दिया, बट आपके पास सबूत मिला कि बेटा कुछ गड़बड़ है करके, ऐसा सीन है। अब लास्ट पॉइंट, थर्ड वाला, थर्ड पॉइंट, प्रीवियस ईयर फिगर्स आर व्हाट, अनऑडिटेड। तो यहां पे क्या कहेंगे, यहां पे ऑडिटेड एंड मॉडिफाइड ओपिनियन, यहां पे क्या कहेंगे, ऑडिटेड अनमॉडिफाइड ओपिनियन, एविडेंस मिला मटेरियल मिसस्टेटमेंट है करके, तो क्या करेंगे, एंड यहां पे क्या बोल रहे सीधा सीधा, इट इज व्हाट नॉट ऑडिटेड, अगर प्रीवियस ईयर के फिगर्स ऑडिटेड ही नहीं है तो क्या करेंगे, ऐसी बात हो रही है। ठीक है, सो प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नॉट ऑडिटेड, if the prior period financial statements were not audited, the auditor shall state in the other matter paragraph in the auditor's report that corresponding figures are unaudited. Such statement does not, however, relieve the auditor of requirement to obtain sufficient appropriate audit evidence that opening balances have been correctly brought forward. ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। So अगर previous figures are unaudited तो क्या करेगा वो उस केस में, अगर previous period figures are not audited, state this in the अदर मैटर पैराग्राफ। अब अदर मैटर पैराग्राफ में क्यों बोलेंगे, क्योंकि अदर मैटर पैराग्राफ में हम लोग वो चीजें डालते हैं, आप समझिए, अदर मैटर पैराग्राफ में हम लोग वो चीजें डालते हैं जो एक यूजर को अपना ऑडिट, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपना ऑडिट रिपोर्ट समझने में मदद करे। तो अपन बोल देंगे कि हमने प्रीवियस पीरियड फिगर्स का अपन ने ऑडिट करे हुए नहीं है या किसी ने भी ऑडिट करे हुए नहीं है, तो बस हम आपको बता रहे कि द प्रीवियस ईयर फिगर्स आर व्हाट, अनऑडिटेड, सो दैट यू अंडरस्टैंड द करंट ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एकदम सिंपल सी बात है। सो अपन उसको अदर मैटर पैराग्राफ में डाल देंगे, इजी, खत्म, बराबर। एंड अब लास्ट पॉइंट, अब जो अपना बचता है एकदम सिंपल सा है, इतू सा बचता है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। So comparative financial statements क्या है, comparative information where the amounts and disclosures for the prior period are included for comparison with the financial statements of current period, but if audited are referred to in the auditor's opinion। मतलब अपन दोनों के ऊपर अपना क्या दे देंगे, ओपिनियन दे देंगे। The level of information included on those comparative financial statement is comparable with that of the financial statements. So auditor's opinion, it will be referred for each period. When comparative financial statements are presented, the auditor's opinion shall refer to each period for the financial statements are presented on which the audit opinion is expressed. When reporting on the prior period financial statements in connection with the current period audit, if the auditor's opinion, अब क्या देखना है, if the opinion on such prior period differs from the opinion of the auditor previously expressed, the auditor shall disclose the substantive reasons for the different opinion in the other matter paragraph in accordance with the essay। अब आप देखिए यहां पे ऑडिट प्रोसीजर में, अभी अपन यहां पे क्या बोलते हैं, यहां पे ओपिनियन इज एक्सप्रेस्ड ऑन बोथ द ईयर्स।
मतलब करंट एज वेल एज प्रीवियस। अब यहां पे इसके अंदर क्या सिनारियो बोलता है, यहां पे केस क्या है कि यहां पे ओपिनियन ऑन प्रीवियस ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में लिख के दे रहा हूं, ओपिनियन ऑन प्रीवियस ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय करंट ऑडिटर differs from the opinion by the previous auditor, बराबर कि नहीं, ओपिनियन ऑन द प्रीवियस ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय करंट ऑडिटर डिफर्स फ्रॉम द ओपिनियन बाय द प्रीवियस ऑडिटर। इन सच केस क्या करना होगा, मतलब आप समझिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इसका ऑडिट मिस्टर ए कर रहा है और मिस्टर ए बोलता है इट इज व्हाट द क्वालिफाइड ओपिनियन, और ये कौन है, प्रीवियस ऑडिटर है, ये प्रीवियस ऑडिटर है, ये प्रीवियस ऑडिटर है। अब आया कौन, मिस्टर बी, ये करंट ऑडिटर है और इस प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ये बोलता है कि इट इज व्हाट, लेट अस से अनक्वालिफाइड है, अनमॉडिफाइड है, क्लीन रिपोर्ट है। तो अब दोनों के ओपिनियन में डिफरेंस है, तो अब यहां पे क्या करना है आपको, रीजंस फॉर डिफरेंस इन ओपिनियन, ऐसा हो सकता है ना, ओपिनियंस आर व्हाट सब्जेक्टिव, सो रीजंस फॉर डिफरेंस इन ओपिनियन should be explained in other matter paragraph, डन। एंड इसी के साथ देखो आपका ये जो स्टैंडर्ड है SS710 इज व्हाट डन, खत्म, दैट्स इट, वी आर डन फॉर द डे एज वेल। ये कल मिलेंगे और कल लिखेंगे इसको, है ना। सो आई बिलीव आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ रहा है इसके ऊपर, बोलना पड़ेगा आपको यस और नो, यस, वेरी वेल। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच गाइस। सो यहां पे अपन लोगों ने क्या फिनिश किया है, आपको कॉन्फिडेंस है अभी मॉड्यूल 2 के, मतलब अपने ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा, मतलब आधा मॉड्यूल खत्म हो चुका है अपना, ऑडिट रिपोर्ट इज डन, ऑडिट रिपोर्ट इज डन, राइट, परफेक्ट है, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। सो टुमारो व्हेन वी मीट, मतलब टुमारो मतलब मंडे को जब अपन मिलेंगे, कल छुट्टी, एंजॉय योरसेल्फ, है ना, परेशान नहीं करेगा तुमको। तो आज आपने इतना पेशेंटली आपने पढ़ाई करी ना, इसके लिए भाई दिल बहुत खुश हो गया। ऐसे ही पूरे हफ्ते के 6 दिन मन लगा के पढ़ो, संडे को छुट्टी दूंगा मैं आपको। तो अब जैसे अपना मॉड्यूल 2 के 2 चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं, 2 चैप्टर्स बचे हैं, बट ये 2 चैप्टर्स अपन बाद में करेंगे। अब जब अपन मंडे को मिलेंगे तो मंडे को पहली चीज अपन क्या करेंगे बॉस, मंडे को पहली चीज तो ये जो है SS 710 ये अपन लिख के निकालेंगे। फिर उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट का कैप्सूल बनाएंगे जो अपन ने प्रॉमिस किया था, जो एक 10-15 मिनट में अपना कैप्सूल बन जाएगा ऑडिट रिपोर्ट का। एंड फिर उसके बाद यस मॉड्यूल 1 का फर्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट कर देंगे, जो बेसिक अभी अपन शुरू करेंगे। तो अब आपको मजा आएगा क्योंकि अब आपको पता है कि पूरा ऑडिट करके हम लोग को क्या अचीव करना है, तो उसके लिए अपने को क्या 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 करना है करके, राइट। सो गॉड ब्लेस you guys, thank you very much, enjoy your weekend, bye bye, have a great day ahead, thank you very much guys, stay happy, stay blessed, bye bye, take care.